जनवरी 1948। हफ्ते भर के अनशन की वजह से 18 जनवरी को गांधी जी बेहोश हो गए। बापू की गिरती सेहत ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल समेत तमाम नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी। बापू का अनशन भले ही 55 करोड़ रुपए के लिए था, लेकिन बापू की जिंदगी अनमोल थी। उनकी तमाम मांगे मान ली गईं। सभी दलों संप्रदायों के नेताओं ने बापू को लिखकर भरोसा दिलाया कि देश में कहीं दंगे नहीं होंगे। बापू ने अनशन खत्म कर दिया। 19 जनवरी बीत रही थी और 20 जनवरी को बापू पर हमला होना था। नाथूराम गोडसे और उसके साथियों ने सोचा कि क्यों ना एक बार बम टेस्ट कर लिया जाए। हथियारों के सप्लायर दिगंबर बगड़े ने बाथरूम की दीवार पर थोड़ा सा बम धमाका किया तो पूरे कमरे में धुआं फैल गया और इस धुएं का राज छिपाने के लिए तीनों ही दोस्तों ने अपनी अपनी सिगरेट सुलगा ली ताकि किसी को शक न हो। 20 जनवरी 1948 शाम 4:15 मदनलाल पाहवा ने बिरला हाउस पहुंचते ही सबसे पहले प्रार्थना सभा की दीवार के पीछे एक बम छुपा दिया। बम फटते ही आगे का काम करना था भीड़ में मौजूद दिगंबर बड़के और विष्णु करकरे को। एक सर्वेंट क्वार्टर में छुपे गोपाल गोडसे को बापू पर गोली चलानी थी। मदनलाल पाहवा के छुपाए बम का धमाका जोरदार था। प्रार्थना सभा के नजदीक एक दीवार ढह गई। गांधी जी पर हुए उस हमले के चश्मदीद केडी मदान के मुताबिक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। यहाँ पे एक दीवार हुआ करती थी, दीवार के पीछे से एक पटाखा हुआ और दीवार पे कुछ नुकसान होगा। किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन ये पता चला कि किसी ने कुछ पटाखा चलाया है और बाद को ये भी पता चला कि वो एक क्रूड देसी किस्म का बॉम्ब था। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। बम धमाके से गांधी जी जरा भी नहीं घबराए। बापू ने लोगों को समझा बुझाकर फिर से बैठा दिया। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। बापू की एक आवाज पर प्रार्थना सभा में फिर शांति छा गई। जो श्रद्धालु जहां था वहीं बैठ गया। हत्यारों का पहला हमला नाकाम हो गया। प्लान के मुताबिक बिरला भवन की इसी दीवार पर मदनलाल पहवा बम फिट करता है। दीवार के दूसरी तरफ महात्मा गांधी प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे होते हैं। प्रार्थना सभा के ठीक पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर होता है जिसकी खिड़की से गोपाल गोडसे को गोली चलानी होती है। मदनलाल पहवा बम ब्लास्ट करता है, लेकिन गोपाल गोडसे खिड़की तक पहुंचने में नाकामयाब रहता है। तभी एक महिला ने मदनलाल पहवा को पहचान लिया कि यही वो शख्स है जिसने बम ब्लास्ट करवाया था। मदनलाल पहवा पकड़ा गया और बाद बाकी साथी वहां से फरार हो गए। तारीख 13 जनवरी 1948, वक्त 11:55, जगह बिरला हाउस, दिल्ली। नवाखली से लौटकर महात्मा गांधी ने दिल्ली के बिरला हाउस में अनशन शुरू कर दिया। दरअसल गांधी जी चाहते थे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान फौरन किया जाए। वहीं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके लिए तैयार नहीं थे। उनकी दलील थी कि पाकिस्तान उस रकम से हथियार खरीदकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। लेकिन गांधी जी अड़ गए। उनके अनशन की खबर पूरी दिल्ली में फैल गई। कुछ ही मिनटों में समाचार एजेंसियों ने गांधी जी के अनशन की खबर फ्लैश कर दी। टेली प्रिंटर पर फ्लैश होते ही ये खबर राजधानी दिल्ली से करीब 700 मील दूर पुणे भी जा पहुंची। वक्त हुआ था दोपहर करीब 12 बजे का। जगह हिंदू राष्ट्र अखबार का दफ्तर, पुणे। 13 जनवरी 1948 दिल्ली से मीलों दूर पुणे में हिंदू राष्ट्र अखबार के दफ्तर में दो लोग मौजूद थे। एक नाथूराम गोडसे, दूसरा उसका दोस्त नारायण आप्टे। तभी टेली प्रिंटर पर एक खबर फ्लैश हुई। महात्मा गांधी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने पर अड़े, अनशन का ऐलान किया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे उन लोगों में थे जो हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद से ही महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रच रहे थे। टेली प्रिंटर पर खबर आने के साथ ही उन दोनों के चेहरे तमतमा गए और उसी वक्त उन्होंने फैसला कर डाला कि अनशन के दौरान ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाएगी।
हिंदू राष्ट्र अखबार का संपादक नाथूराम गोडसे और उसके साथी महात्मा गांधी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्नाह और हैदराबाद के निजाम को भी निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन गांधी जी के अनशन की खबर मिलते ही वो लोग सारे काम छोड़कर दिल्ली पहुंचने की तैयारी में जुट गए। हिंदू राष्ट्र अखबार के दफ्तर में ही एक मीटिंग हुई जिसमें 4 लोग शामिल थे। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, एक गेस्ट हाउस मालिक विष्णु करकरे और बंटवारे के बाद पाकिस्तान से बंबई आया एक पंजाबी शरणार्थी मदन लाल पाहवा। उस मीटिंग में रची गई थी आजाद हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक साजिश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की साजिश। मीटिंग के बाद इस साजिश में 2 और लोग शामिल हो गए, नाथूराम गोडसे का छोटा भाई गोपाल गोडसे और हथियारों का एक बड़ा सप्लायर दिगंबर बगड़े। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए बगड़े बहरूपिया बनकर रहता था। 14 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, दिगंबर बगड़े, मदन लाल पाहवा, गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे बंबई पहुंच चुके थे। बंबई जाने के पीछे उनके कई मकसद थे। पहला मकसद था महात्मा गांधी पर हमले से पहले वीर सावरकर से मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद लेना। 15 जनवरी की सुबह बहरूपीय दिगंबर बगड़े ने एक पिस्तौल नाथूराम गोडसे के हवाले कर दी। 17 जनवरी 1948 बंबई से हथियार और पैसों का इंतजाम करने के बाद सबसे पहले मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे ने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। सबसे आखिर में खुद नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ी। 17 जनवरी की दोपहर वो दोनों मिस्टर DN कर्माकर और मिस्टर S मराठे के नाम से प्लेन में सवार हुए। 17 जनवरी 1948 को बंबई से दिल्ली पहुंचने के बाद नाथूराम गोडसे और उसके साथी हिंदू महासभा के दफ्तर में इकट्ठा हुए। इस दफ्तर के पीछे पड़े वीरान जंगल में हत्यारे फायरिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे पिस्तौल लेकर बंबई से जब दिल्ली आते हैं तो इसी जंगल में वो फायरिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। इसी सुनसान जंगल में किसी भी मोटे पेड़ के तने को टारगेट बनाकर गोली चलाई जाती थी। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान ही .32 कैलिबर का पिस्तौल बेकार साबित हो गया। बस गनीमत यह रही कि मिसफायरिंग के दौरान कोई जख्मी नहीं हुआ। 20 जनवरी 1948 शाम करीब 5:30 बजे मदन लाल पाहवा ने दिल्ली पुलिस को बताया कि गांधी जी पर हमला करने की साजिश पुणे में रची गई थी। उसने नाथूराम गोडसे और विष्णु करकरे के नाम भी बता दिए थे। आगाह किया था वो लोग गांधी जी पर जल्द ही दोबारा हमला करेंगे। लेकिन लापरवाही की हद देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस बारे में पुणे पुलिस को जानकारी तक देना जरूरी नहीं समझा। दिल्ली पुलिस और बंबई पुलिस मिलकर न जाने क्या खिचड़ी पका रही थी। 27 जनवरी 1948 दोपहर करीब 1 बजे 27 जनवरी 1948 की दोपहर नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे एक बार फिर दिल्ली लौट आए थे। मकसद था मौका मिलते ही महात्मा गांधी पर एक और हमला करना। इसके लिए उन्हें जरूरत थी एक अदद पिस्तौल की। पिस्तौल का इंतजाम करने के लिए नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे उसी शाम दिल्ली से ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। गांधी जी के तीनों हत्यारे कुछ घंटे बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दोबारा इकट्ठा होने वाले थे। यह है दिल्ली रेलवे स्टेशन का रिटायरिंग रूम नंबर 6। 29 जनवरी 1948 की दोपहर इस रूम में 3 लोग मौजूद थे। नाथूराम गोडसे, उसका दोस्त नारायण आप्टे और विष्णु करकरे। ग्वालियर से बरेटा पिस्तौल लेकर लौटे नाथूराम गोडसे और उसका दोस्त नारायण आप्टे बेहद खुश थे। गोडसे ने अपने कपड़ों में छिपाई वो पिस्तौल विष्णु करकरे को भी दिखाई। उसके बाद वो तीनों गांधी हत्याकांड की अगली प्लानिंग में जुट गए। रिटायरिंग रूम में बैठे गोडसे ने कपड़ों में पिस्तौल छुपा रखी थी और उसकी जेब में थे 20 कारतूस। गोडसे ने अपने साथियों से कहा, जो कुछ 20 जनवरी को हुआ वो इस बार नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी पर नाकाम हमले के बाद नाथूराम गोडसे का साथी मदन लाल पाहवा पुलिस की गिरफ्त में था। डर था कि मदन लाल की निशानदेही पर पुलिस कभी भी बाकी लोगों तक पहुंच सकती थी, इसलिए वो चाहते थे कि महात्मा गांधी पर अगला हमला जल्द से जल्द किया जाए। 29 जनवरी 1948 रात करीब 10 बजे नाथूराम गोडसे ने 29 जनवरी 1948 की रात दिल्ली रेलवे स्टेशन के इसी रिटायरिंग रूम में बिताई। अगले दिन उसे महात्मा गांधी पर गोली चलानी थी,
लेकिन उसके दिलो दिमाग पर इसका कोई तनाव नहीं था। अपने दोस्तों के साथ एक अच्छे होटल में डिनर करने के बाद गोडसे रिटायरिंग रूम के एक बिस्तर पर चैन की नींद सो गया। 30 जनवरी 1948 सुबह करीब 7 बजे। दिल में गिरफ्तारी का डर और दिमाग में गांधी जी की हत्या की साजिश। नाथूराम गोडसे के सर पर सचमुच खून सवार था। नाथूराम गोडसे मानता था कि 20 जनवरी का हमला इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि उसकी प्लानिंग में ज्यादा लोग शामिल थे। नाथूराम गोडसे ने अपने साथियों को कहा कि वो इस बार खुद गांधी जी पर हमला करेगा। रिटायरिंग रूम से बाहर निकलने से पहले यह तय हो चुका था कि नारायण आप्टे और विष्णु करकरे साथ तो जरूर रहेंगे, लेकिन गांधी जी पर हमला करेगा नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 शाम करीब 5:17। बापू आभा और मनु का सहारा लेकर चलते हुए प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ रहे थे। हत्यारा नाथूराम गोडसे जेब में पिस्तौल छुपाए उनका इंतजार कर रहा था और फिर जैसे ही बापू तेज कदमों से इन सीढ़ियों के पास पहुंचे, गोडसे ने बापू को एक के बाद एक 3 गोलियां मार दी। अमन और अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी हमेशा के लिए गहरी नींद सो गया। पीछे रह गए आंसू, आहें और मातम। महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर सबसे पहले दिल्ली के इसी तुगलक रोड थाने में लाया गया था। नाथूराम गोडसे से सच्चाई उगलवाने में पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि गोडसे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। तत्कालीन डीएसपी जसवंत सिंह ने खुद अपने हाथों से उर्दू में गांधी हत्याकांड की एफआईआर दर्ज की थी, जो कि 43 पन्नों की थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला एक और इतिहास का गवाह बना। लाल किला की इन्हीं दीवारों के पीछे एक विशेष अदालत लगाई गई। 27 मई 1948 को गांधी जी की हत्या का मुकदमा शुरू हुआ। कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद 10 फरवरी 1949 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के लिए मुकर्रर हुई सजाए मौत। बाद बाकी बचे 4 गुनहगारों के लिए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दिगंबर बगड़े को सरकारी गवाह बनने की वजह से उसका गुनाह माफ कर दिया गया। तीस जनवरी 1948 वक्त शाम करीब 5:17। शुक्रवार, बिरला हाउस, दिल्ली। ये गांधी जी की घड़ी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की घड़ी। पिछले 64 सालों से ये घड़ी बंद पड़ी है। घड़ी की सुइयां अटकी हुई हैं 5:17 पर। 30 जनवरी 1948 के दिन 5:17 का यही वो मनहूस पल था जब आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अनहोनी हुई थी। यही वो पल था जब दिल्ली के बिरला हाउस में एक हत्यारे की गोलियों का निशाना बने थे गांधी जी। गांधी जी को गोलियां लगते ही मानो वक्त भी ठहर गया। यहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं और पूरा देश गम के गहरे समंदर में डूब गया। जिस वक्त बापू पर हमला हुआ तब वो आभा और मनुबेन का सहारा लेकर चल रहे थे। साई की तरह बापू के साथ रहने वाली आभा के सामने ही बापू ने आखिरी सांस ली थी। महात्मा गांधी की हत्या की चश्मदीद आभा जीते जी उस मनहूस दिन को कभी नहीं भूल पाई। 30 जनवरी 1948 को आभा सुबह से शाम तक बापू के साथ बिरला हाउस में ही मौजूद थी। हमारा वो बुरा दिन आया 30 जनवरी। वो 30 जनवरी का दिन ऐसा गया, बापू ने तो अपना कार्यक्रम सुबह से शाम के 5 बजे तक जैसा उनका चलता था वैसे ही चला। शाम को 5 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल से वे बहुत जरूरी बातें कर रहे थे। घड़ी की सुइयां शाम के 5 बजा रही थी। ये गांधी जी की प्रार्थना का समय था। प्रार्थना सभा में लोगों की भीड़ जुटी थी। गांधी जी का इंतजार हो रहा था। श्रद्धालु बापू के विचार सुनना चाहते थे। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो गांधी जी की मौत बनकर आए थे।
लेकिन इस साजिश से बेखबर गांधी जी उस वक्त प्रार्थना सभा से कुछ ही दूर अपने कमरे में सरदार पटेल के साथ बातचीत कर रहे थे। मीटिंग इतनी अहम थी कि वक्त के पाबंद बापू को प्रार्थना का भी ध्यान नहीं रहा। गांधी जी वक्त के बड़े पक्के थे। 30 जनवरी की शाम सरदार पटेल के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी, तभी प्रार्थना का भी वक्त हो गया था। गांधी जी करीब 10 मिनट लेट हो चुके थे, लेकिन मीटिंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तभी हिम्मत करके आभा इस कमरे में आई और गांधी जी के सामने घड़ी रख दी। घड़ी में वक्त देखते ही गांधी जी उठे और बोले, आभा ये तुमने क्या किया, मुझे प्रार्थना के लिए देरी हो गई। 5:10 के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ अपनी मीटिंग बीच में ही छोड़ दी। मुंह हाथ धोकर बापू आभा और मनु के साथ प्रार्थना सभा की तरफ चल पड़े। रास्ता वही था जिससे बापू हर रोज गुजरते थे, लेकिन उस दिन किसे पता था कि बापू आखिरी सफर पर निकल रहे थे। बापू जी इस दरवाजे से निकल के इस रास्ते से होके जाया करते थे। ये आप देखिएगा कि अब तो इसमें ये चिन्ह भी हो गए हैं, निशान भी हो गए हैं। उस समय ये रास्ता यही था। और अगर किसी दिन मौसम हुआ करता था, बारिश हो या और तेज़ हवा चल रही हो, तो दूसरा रास्ता वो लिया करते थे जो कि उस समय ढका हुआ हो करता था। इधर से आते हुए 3 सीढ़ियाँ थी जिसमें कि गांधी जी चढ़ के आया करते थे। वो उनके वायु और स्वास्थ्य की वजह से हमेशा उनके कंधे जो हैं, उनके हाथ मनु गांधी और आभा गांधी के कंधों पे रहा करते थे। और उस दिन भी जिस 30 जनवरी को भी उनके हाथ उन्हीं के कंधों पे थे। 5:17 यही वो मनहूस घड़ी थी जब बापू प्रार्थना सभा में जाने के लिए इन सीढ़ियों तक पहुंचे थे। तभी श्रद्धालुओं की भीड़ में छुपा हत्यारा नाथूराम गोडसे उनके सामने आ गया। उसने पहले बापू को प्रणाम किया, जवाब में गांधी जी ने भी हाथ जोड़ दिए। बापू is already late for prayers. लेकिन उनके हाथ जुड़े ही रह गए। बेरहम हत्यारे की पिस्तौल से निकली 3 गोलियों ने बापू के जिस्म को छलनी कर दिया। बापू के मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली, हे राम। कोई कुछ नहीं समझ पाया कि अचानक ये क्या हो गया। ये हमें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो एक तरफ मनुबेन थी और एक तरफ मैं थी। मनुबेन जिस तरफ थी उस तरफ कुछ सामान हाथ से गिर गया था, वो लेने गई। इस तरफ तो बापू को गोली लगी और बापू तो वहाँ गिर पड़े। तो बापू गिर पड़े, उसके पहले मैं गिर पड़ी क्योंकि उनका पूरा वजन मेरे पर आ गया था और मैं संभाल नहीं सकी। तो मैं गिर पड़ी और बापू पे गिर पड़े और मेरे गोद में उनकी सिर आए। तो जब बापू गिरे तो बापू के मुंह से हे राम निकला। तो वही शब्द बापू का आखिरी शब्द था जो मैं उसकी साक्षी हूँ। हत्यारे की पिस्तौल से निकली गोलियों ने मानवता की आत्मा को छलनी कर दिया। शांति और अहिंसा का पुजारी हमेशा के लिए खामोश हो गया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।